हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 का हिंदी का सॉल्यूशन। ये है पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन, पेपर सेकंड का मैंने करा दिया था। तो और ये लैंग्वेज फ़र्स्ट है। जिसने भी फर्स्ट लैंग्वेज फिल की है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। लैंग्वेज सेकंड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो दोनों लैंग्वेज के लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो इसमें मैं हिंदी के 30 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं पेपर फर्स्ट में, तो उनको आज सॉल्व कराऊंगी। इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं और 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस्ड हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ बेस्ड है, अनुच्छेद बेस्ड है। तो इसमें है कि जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी पैराग्राफ सोल्व करने की, उसमें ये बताया था कि पैराग्राफ को पहले नहीं पढ़ना है, पहले हम चलेंगे क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ये हमें देखना है। पैराग्राफ देख लेते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पहले। तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो आधुनिक शिक्षा है उसमें किस चीज़ का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, वो है विज्ञान का, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती, मतलब उसे संतुष्टि नहीं होती, उसे चाहे कितना ही मिल जाए। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। तो हमने मतलब जो हमारे लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनको छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर ध्यान दिया है जो सिर्फ एक तरफा विकास की तरफ जोड़ देते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग तृप्त रह जाता है, मतलब असंतुष्ट रह जाता है वो। और बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें विज्ञान को ज़्यादा महत्व भी दिया जा रहा है और किसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब कला प्रवृत्तियों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मतलब ध्यान किस पर नहीं दिया जा रहा है, कला प्रवृत्तियों पर। तो इसमें हम ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक है विज्ञान, कला प्रवृत्ति, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था बाल्यावस्था तो होगा नहीं और विज्ञान पर तो जोर दिया ही जा रहा है, तो इसमें आंसर आ जाएगा कला प्रवृत्ति। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि पैराग्राफ के आधार पर ही हमें आंसर देना है और क्योंकि हमने कीवर्ड्स को भी ढूंढना होता है, तो हमें यहाँ पर कला प्रवृत्ति मिल गया है, तो इसलिए हमारा आंसर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय। तो अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास कैसे विषय हैं, तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या फिर बोध प्रधान है। तो किस टाइप के हैं, तो जिसमें तर्क वितर्क पर जोर दिया जाता है वो विषय हैं ये गणित, भूगोल और इतिहास। लेकिन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो पैराग्राफ में देख लेते हैं और कीवर्ड्स देख लेंगे सब्जेक्ट के बारे में जहाँ भी दिया होगा। हमारा अनुभव में बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी इनमें शामिल है, और जिस तरह पढ़ाए जाते हैं इन सब की बुनियाद तार्किक है। तार्किक मतलब
ये हो गया तर्क प्रधान, क्योंकि भाव का जो होता है वो हमारा होता है कला से, और कला भी कला प्रवृत्ति वाला भी कला प्रधान, बोध प्रधान भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। अगर आप इसमें एक बात नोटिस करें तो इसमें जो ज़्यादातर आंसर अपने पॉजिटिव दिए हुए हैं और एक नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? समाज में विभाजन हो रहा है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है हमारे समाज पर, ज्ञान विज्ञान का। तो इसमें क्या है? समाज में विभाजन हो रहा है। जैसे कि आप देखें, इंटरनेट भी एक विज्ञान ही है, विज्ञान के द्वारा ही तो उसका आविष्कार हुआ है ना, इंटरनेट का। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल इंटरनेट में ये लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि सोशल लाइफ को भूल चुके हैं। तो इसलिए वही है इसका रीज़न, समाज में विभाजन हो रहा है। वैसे हमें पैराग्राफ में देखना है और जनरली भी आंसर यही है। पैराग्राफ में भी देख लेते हैं। बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोरावस्था को इस गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। तो मतलब ये जो लाइनें हैं इनसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभ्यता रोज़ बेरोज़ बेढब होती जा रही है। बेढब मतलब कि सभ्यता जा रही है हमारे समाज से, सभ्यता नष्ट होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है। हाँ, समाज में फूट पड़ी है और समाज का विभाजन हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों का एक ही है। दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ा है और ध्वंस नहीं हो रहा है। ये हमारे ऑप्शन में था ध्वंस नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ध्वंस हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें ऑप्शन मिल चुका है समाज में फूट पड़ी है। तो ये ऑप्शन हो गया। वैसे हमें पहले पैरा में देखना था, लेकिन अगर आप ऑप्शन भी देखें तो इसमें हमारा यही मिलेगा। 94 देख लेते हैं, मतलब वैसे तो 4th है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में कौन सा रास्ता अपना रही है? तो वैसे अभी हमने ये लाइन पढ़ी भी थी, एक बार फिर देख लेते हैं। किशोरावस्था के बारे में कुछ देखना है हमें। किशोरावस्था का वैसे 2-3 जगह यूज़ हुआ है, लेकिन शायद हमने अभी यहीं पर पढ़ा था। हाँ, ये रहा। बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। तो किशोरावस्था को गलत रास्ते पर ले जा रही है ये चीज़ें, विज्ञान पर आधारित जो शिक्षा है हमारी, सभ्यता भी जा रही है। तो किशोरावस्था गलत रास्ते पर जा रही है। तो इसका हमारा क्या हो सकता है? देखो, इसमें प्रगति तो हो नहीं सकता। प्रगति तो अच्छा काम होता है कुछ, ज्ञान भी नहीं होगा, कर्म भी ना होगा, तो बचता है पतन, क्योंकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो पतन ही होता है। पतन मतलब किसी चीज़ का एंड होना, जैसे सभ्यता का एंड होना, इस तरह का। तो पतन मतलब वो अपने कैरियर को लेके जागरूक नहीं है, वो अपने मतलब कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं भविष्य के लिए, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मतलब वो गलत रास्ते पर जाना मतलब पतन की ओर जाना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? भिन्न शब्द ढूंढना है हमें। अगर हम बात करें इन तीनों शब्दों की, तो ये बने हैं इक प्रत्यय से, ई और क। इक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, और इसमें भी इक लगा है, इसमें भी इक लगा है, लेकिन इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। तो ये समूह से भिन्न हो जाएगा ये, और यही हो जाएगा हमारा आंसर भी।
तो अभिव्यक्ति आंसर हो जाएगा। 96 है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, तो निपात कौन सा शब्द है इसमें? आज, आज तो होगा नहीं, तो भी हो जाएगा निपात। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निपात क्या होता है? निपात होते हैं एक तरह के अव्यय। अव्यय होते हैं वो शब्द जिनका कि सेंटेंस में कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, उसके अकॉर्डिंग उनका वो नहीं बदलता है, फॉर्म नहीं बदलती है उनकी, सिंगुलर फॉर्म में ही वो यूज़ होते हैं हमेशा। जैसे कि प्लूरल नहीं बनेगा उनका। ये भी है, अगर भी शब्द ये हमारा अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ भी ही यूज़ होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी आपका भी ही यूज़ होगा। मतलब ये इनका जो फॉर्म है वो बदलती नहीं है, लिंग या फिर काल के अकॉर्डिंग ये बदलते नहीं हैं, ये एज इट इज़ यूज़ होते हैं हर सेंटेंस में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। इसमें है विकसित शब्द में प्रत्यय है, तो विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज़ हुआ है ये बताना है। प्रत्यय वही जो बाद में जोड़े जाते हैं शब्द में, शब्द के आखिरी में जोड़े जाते हैं, तो इसमें होगा इत प्रत्यय। प्रत्यय का वीडियो में लेकर आऊँगी बहुत जल्द। फिर है क्वेश्चन 98। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? तो नतीजा वही है जो भी अब तक हमने पढ़ा है, उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि सुखद तो हो नहीं सकता, दुखद ही हो सकता है। औसत भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान पतन की ओर ले जा रहा है युवावस्था को, युवाओं को। और पता नहीं तो हम आंसर नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो वही ऑब्वियस सी बात है, विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कला को तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है, तो होगा नहीं। भाषा को भी नहीं दिया जाता और इतिहास भी नहीं। विज्ञान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आजकल के वक्त में। अब बाकी क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए पैराग्राफ आपका ख़त्म हो गया है, अनुच्छेद जो गद्यांश पर आधारित था। अब आएगा आपका पैराग्राफ काव्यांश पर आधारित। इसे पद्यांश भी बोलते हैं, काव्यांश भी बोल सकते हैं। एक पोएम दी होती है, उसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर करना होता है। गद्यांश तो इजी होता है, उसको तो एज इट इज़ आंसर मिल जाता है आपको अनुच्छेद में। लेकिन जो पोएम का आंसर निकालना बहुत टफ रहता है। अगर आपको शब्दों के मीनिंग नहीं समझ में आएंगे तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो आप थोड़ा सा अपनी जनरल नॉलेज के बेस पे आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ही देखें। इसमें पूछा गया है हिमकिरीट का आशय क्या है? हिमकिरीट का आशय मतलब अर्थ क्या है इसका? तो हिम से अगर आप सोचेंगे तो हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़। और बर्फ़ हमारा एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको किस तरह से आंसर ढूंढना है, अगर आपको मतलब पता नहीं है तो। हिम का मतलब होता है बर्फ़, तो बर्फ़ सिर्फ इसी ऑप्शन में है। अगर आपको किरीट का मतलब भी नहीं पता है ना, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो और किरीट का मतलब होता है मुकुट, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अब इसमें ये अर्थ तो दिया हुआ नहीं है पोएम में, तो आप कैसे जानेंगे? इसके लिए वही आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन आप यहाँ से पता नहीं लगा सकते। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बर्फ़ का मुकुट। वैसे ये पोएम आधारित है हिमालय पर। हिमालय का इसमें व्याख्यान किया हुआ है, हिमालय का गुणगान किया हुआ है इसमें, जो भी पोइट है, कवि है, उसके द्वारा। अब आगे इसी आधार पर हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे।
तो नगपति का विग्रह और समास होगा तो क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि पोयम में नगपति किसके लिए यूज़ हुआ है। तो इसमें मेरे नगपति मेरे विशाल, ये हमारा यूज़ हुआ है हिमालय के लिए। बहुत बढ़िया पोयम है ये। और ये इसमें नगपति भी, विशाल भी और हिमकिरीट जो भी है, ये सब हिमालय के लिए ही शब्द यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर हिमालय के नगपति अगर यूज़ हुआ है तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? रत्नों का पति होना चाहिए, नगों का पति है जो, या फिर ये। तो इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर नगपति अगर हिमालय के लिए यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर नगों का मतलब होगा पर्वत। रत्न नहीं होगा क्योंकि रत्नों का यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो नग मतलब दो ये अर्थ होते हैं इसके, रत्न भी होता है और पर्वत भी होता है। तो यहाँ पर यूज़ हमें मतलब है पर्वत से। तो नगों का पति इसका आंसर हो जाएगा। और जैसा कि इसमें विभक्ति का यूज़ हुआ है का, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। समास के बारे में भी वीडियो आएगी मेरी, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्योंकि समास से इसमें मैं जनरली देख रही हूँ, मैंने लास्ट क्वेश्चन भी जो पेपर सॉल्व कराया था हिंदी का, उसमें भी समास से क्वेश्चन आया था आपका। और तत्पुरुष समास तो उसमें भी ऑप्शन में था, और आंसर भी उसका तत्पुरुष समास ही था। इसमें भी तत्पुरुष ही आंसर है। तो इट मीन्स आपको तत्पुरुष समास अच्छे से कवर कर लेना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास और नगों का पति। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? अगर हमें पूरा मीनिंग भी नहीं आता है ना किसी चीज़ का, इन पंक्तियों का, तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी आता है तो वो हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ज्वालाओं का ढेर है, तो ज्वाल किस में आ रहा है? ज्वाल आ रहा है हमारे थर्ड लाइन में। तो ये हो सकता है यही आंसर हो हमारा। लेकिन फिर भी हम करीब आंसर देख लेते हैं। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके, बंधनों से मुक्त, निर्बंध मतलब स्वतंत्र। तो इसमें तो ज्वालाओं का यूज़ नहीं हुआ है। दिव्य भाल, मेरे भारत के दिव्य भाल, इसका भी मतलब ज्वालाएं, कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, ये हो सकता है क्योंकि इसमें ज्वाल शब्द का भी यूज़ हुआ है और ये हिमालय के लिए यूज़ हुआ है। हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर। और साकार, दिव्य गौरव विराट, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें अगर आप देखें, वैसे तो ये सारे शब्द ही यूज़ हुए हैं इसमें, लेकिन हमें अर्थ देखना है। अमर का मतलब तो अमर ही होता है जो मरता नहीं है, जो मर ना सके उसे अमर बोलते हैं। जिसकी खंडना किए जा सके वो होता है ये। तो ये दोनों होंगे नहीं। दिव्य का भी कुछ और अर्थ होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, जो इस लोक का ना हो। तो मतलब ये भी नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपका शब्द समूह के लिए एक शब्द आपके इसमें काम आ रहे हैं, अगर आपको याद होंगे तो आपको ये एक टॉपिक ये भी तैयार कर लेना है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो आपका ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट, क्योंकि सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके, और जिसे जीता जा सके वो जय। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो एक क्वेश्चन आपका संधि से आ गया है, संधि भी आपको तैयार कर लेनी है। जो टॉपिक्स में आते जाए ना वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो निस्सीम आपका अगर संधि विच्छेद देखें तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद बनेगा
नी के आगे 2 बिंदी लगेंगी और बनेगा से ई में सीम, तो निसीम हो जाएगा। नी प्लस सीम, प्लस का साइन नहीं लगाया मैंने बीच में, तो ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं विसर्ग का यूज़ हुआ है, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, जिसमें ये आधा अक्षर आ जाए ना कोई, जनरली वहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें वो आधा जो अक्षर होता है वो गायब हो जाता है, उसकी जगह पर विसर्ग लग जाता है। तो इस तरह की संधियाँ जो होती हैं विसर्ग संधि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या है? यतिवर कहाँ पर है? यहाँ पर यूज़ हुआ है। देखिए कैसी है खंडीय चिर समाधि, यतिवर कैसा यह है अमर ध्यान। तो कवि कह रहा है हिमालय को कि ये आपकी कैसी समाधि है। समाधि होता है मतलब ध्यान में होना, जैसा ध्यान यहाँ पे भी दिया हुआ है, ध्यान, अमर ध्यान। समाधि या ध्यान होता है जो आपने देखा होगा पर ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, तपस्या को भी कह सकते हैं, जो अनंत काल तक तपस्या होती रहती है उनकी, पता नहीं होता कब तक ख़त्म होगी तपस्या। किसी चीज़ के लिए तप करते थे वो लोग। तो ऐसी ही तुलना हिमालय की जा रही है किसी ऋषि मुनि से। जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, किसी ध्यान में होते हैं, वैसे ही हिमालय के लिए कहा गया है। तो यतिवर शब्द का यूज़ हुआ है यहाँ पर हिमालय के लिए। और यतिवर क्यों कहा गया है, क्यों? तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। भारत का प्रहरी है इसलिए तो है नहीं, पर्वतों का स्वामी है इसके लिए भी नहीं है, समाधि में लीन है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, ये हम कह सकते हैं समस्या का हल ढूंढ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा समाधि में लीन है। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके पैराग्राफ बेस्ड। एक आपका गद्यांश आता है और एक आता है आपका काव्यांश, तो दोनों आपके हो गए हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब बढ़ते हैं पेडागोजी सेक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है पठन क्षमता का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, लेखन क्षमता का आकलन, या फिर बोलने कुशलता का आकलन। तो जो पठन, लेखन, बोलने की क्षमता है वो सब आ जाते हैं हमारे इसमें भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा प्रयोग में आपके ये सभी कौशल आ जाते हैं। तो इसके लिए हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? वैसे तो भाषा आकलन में सभी प्रभावी हैं, लेकिन हमें सबसे कम पूछा गया है, मतलब जो ज़्यादा है वो नहीं पूछा, सबसे कम प्रभावी है। प्रभावी है वो भी, लेकिन कम प्रभावी है। तो कहानी कहना ये तो बहुत प्रभावी तरीका है, क्योंकि जब बच्चे कहानी कहेंगे तो उसमें वो शब्दों को ढूंढेंगे, तो भाषा आकलन हो जाएगा इसमें, किस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा। लिखने में भी हो जाएगा, घटना का कोई वर्णन करेंगे उसमें भी आकलन हो जाएगा अच्छा। लेकिन जो हमारा श्रुतलेख है इसमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को बोला जा रहा है, वो सुनकर लिख रहा है, सुनकर लिखा गया लेख बोला जाता है श्रुतलेख। तो जब वो सुनकर लिख रहा है तो मतलब उसे बोला जा रहा है कुछ शब्दों को सुनकर लिखने में तो थोड़ा कम प्रभावी होगा। बाकी में खुद ही शब्दों का निर्माण करेगा, लेकिन इसमें शब्द उसे पहले से ही दे दिए गए होंगे, तो इसलिए ये कम प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। आकलन की प्रक्रिया में बच्चे केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है? तो यह विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि
बच्चा कम सीख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है, ये शिक्षण की प्रक्रिया पर भी डिपेंड करता है। अगर शिक्षक प्रभावी तरीके से सिखाता है तो जो बच्चा कम सीखने वाला है वो भी थोड़ा सा प्रगति करेगा, थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी उसकी भी, और जो अच्छे से सीखने वाला है उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो आकलन होता है वो सिर्फ बच्चों की क्षमताओं का ही नहीं होता, वो शिक्षण प्रक्रिया का भी होता है। ये बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रमा ने एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली थी रितिका, उसकी मतलब इन चीज़ों को ब्यौरा दिया अपने उसके पेरेंट्स को। भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति किस तरह की हो रही है, तो रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी दी, तो वो हुई उसकी पोर्टफोलियो के आधार पर। तो ऑप्शन सेकंड आंसर सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो होता है किसी चीज़ का जो हम सिस्टमेटिक वे में जो भी हम चीज़ें करके रखते हैं, अपनी मैनेज करते हैं, उस तरह से होता है कुछ पोर्टफोलियो, या कोई रिपोर्ट तैयार करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये एक ही कैटेगरी के होते हैं, ये किसी भी भाषा का अंग होते हैं। जैसे कि अक्षर बनाना, अक्षर के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आता है वाक्य, तो ये तो एक ही कैटेगरी के हो गए, तो इनमें से आंसर होगा नहीं। तो ये होगा चित्र बनाना, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे चित्र बनाते हैं, चित्र के थ्रू ही उन्हें पहचान कराई जाती है, और फिर वो भी खुद भी चित्र बनाना शुरू करते हैं। पहले टीचर उनको बनाकर दिखाती है, फिर वो खुद भी बनाते हैं। जब वो खुद बनाते हैं तो वो उनका लिखने के अंतर्गत आएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा ऑप्शन है इसमें? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान, क्योंकि अनुमान लगाना भी ज़रूरी है, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना भी ज़रूरी है, पढ़ने का उद्देश्य भी समझना ज़रूरी है, और अक्षरों की पहचान भी ज़रूरी है, लेकिन ये सबसे कम है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है इनमें, इन सभी ऑप्शंस में। क्योंकि कुछ ऑप्शंस में हमें कुछ क्वेश्चंस में हमें कम महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जाती है। जैसा कि ये एक क्वेश्चन और दिखा था हमने। अब है बारी 112 क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन की जहाँ भी बात होती है वो होते हैं नोम चॉम्स्की, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हर बच्चा अपने जन्म से ही भाषा अर्जन की क्षमता लेकर पैदा होता है, जो कि स्टार्टिंग में उसे भाषा सीखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यही होता है भाषा अर्जन का सिद्धांत, मतलब अर्जन की क्षमता का सिद्धांत। तो ये इनका कहना था, तो यही है इसका आंसर, चॉम्स्की। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बाल साहित्य। ये तो सब बड़े लेवल पर ही अच्छे से काम आते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को बड़े लेवल पर ही अच्छे लेवल पे समझा जा सकता है। लेकिन जो बच्चों के लिए तो बाल साहित्य महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें जो रोचक कहानियाँ होती हैं वो उनको पढ़ते हैं, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। एक्चुअली वो उनकी आयु के अकॉर्डिंग होती है, उनकी एज के अकॉर्डिंग होती है, तो वो उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात कैसी है? अगर बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो क्या है ये बात? निंदनीय नहीं है, विचारणीय,
ये हो सकता है अनुचित, स्वाभाविक। तो स्वाभाविक कह सकते हैं हम, क्योंकि बच्चे की जो मातृभाषा होगी वो उसी में आंसर करेगा, क्योंकि वो उसे पहले से बोलता आया है, अपने जन्म से बोलता आया है। तो स्वाभाविक सी बात है वो अपनी मातृभाषा में ही अपनी बात कहेगा। तो पहला हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। तो किस चीज़ का अंग है ये? तो इसमें हो जाएगा चुनौतियाँ नहीं होगा, साहित्य भी नहीं होगा, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति तो फर्स्ट वाले ऑप्शन तो एक सिमिलर से हैं, तो इसलिए मैं लास्ट वाला देख रही हूँ। तो ये संस्कृति हो सकता है और सभ्यता और संस्कृति, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभ्यता और साहित्य, साहित्य हमारा कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पर आंसर। साहित्य का भी अंग तो नहीं होगा, चुनौतियों का भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं? तो ये होंगे सहायक, क्योंकि बाधक नहीं होंगे, निरर्थक भी नहीं होंगे, अनुपयोगी भी नहीं होंगे। तो ये सब नेगेटिव जो ऑप्शन दिए हुए हैं एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इनका, तो ये सहायक ही होंगे। तो 117 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो अगर आप ध्यान दें तो उसने जो ये चंद्राकार बिंदी है, चंद्राकार बिंदी, इन पर ये लगा दी है, यहाँ पर भी मात्रा के ऊपर भी, जबकि जो अनुनासिक बोलते हैं, एक्चुअली से अनुनासिक बोल सकते हैं और चंद्रबिंदु बोल सकते हैं। तो ये जब हमारे शिरोरेखा जो ये शिरोरेखा है किसी भी शब्द के ऊपर खींची होती है, इसके ऊपर अगर मात्रा आ जाती है, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा या फिर कोई और मात्रा, जो इस तरह की मात्राएं आ जाती हैं, ये इनके बाद चंद्राकार बिंदु नहीं लगती, चंद्र बिंदु नहीं लगती, या फिर अनुनासिक का हम यूज़ नहीं करते। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है? अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं जानती तो वो इस तरह यूज़ नहीं करती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, सजग भी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है इसका। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, लापरवाह भी नहीं है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, तो वो बिल्कुल सामान्यीकरण कर रही है इसका चिन्ह का, क्योंकि वो मात्राओं के ऊपर भी वो इसे यूज़ कर रही है। जबकि जब मात्रा आ जाती है तो वो स्पेस ना होने के कारण चंद्राकार बिंदु को बिंदु में बदल देते हैं, इस तरह से बिंदु का यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सामान्यीकरण कर रही है उसका। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षण के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण? लिखित क्षमता को पहचानना, सिर्फ लिखित क्षमता को पहचानना, तो लिखित सिर्फ होगा नहीं, सहज भाषाई क्षमता ये होगा हमारा, सहज मौखिक भी नहीं होगा, पठन भी नहीं होगा। तो वही फिर से वही उसी ऑप्शन के आधार पे हम देखेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम एक करा है क्वेश्चन कि ये सभी कौशल आ जाते हैं इसमें सहज भाषाई क्षमता में, लेकिन यहाँ पर बात की है लिखित, मौखिक, पठन की अलग अलग, लेकिन कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, इसमें सारे स्किल्स आ जाएंगे। सहज भाषाई क्षमता की पहचान नहीं करेंगे हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा हमारा सहज भाषाई क्षमता। सारे कौशल आने चाहिए भाषा के लिए। तो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। मैं या तो एक तो वो बोलना जानते हैं और क्या जानते हैं वो, और जानते हैं वो समझना, क्योंकि वो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए
आप में से कुछ लोगों की जैसे इंग्लिश वीक हो या फिर संस्कृत नहीं जानते होंगे, तो क्या होगा, आप अगर आप आपसे कोई मतलब बात करें इसमें, आप उसे समझ तो सकते हैं, अगर भले ही आप बोलना ना जानते हो लेकिन आप उसे समझ सकते हैं। तो मतलब 2-3 लैंग्वेज सभी की ऐसी होती हैं कि वो भले ही उनमें एक्सपर्ट ना हो लेकिन वो समझ सकते हैं उन लैंग्वेजेस को। तो इसमें आ जाएगा समझना और बोलना। 2 भाषा तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, मतलब बोलना भी जानते हैं वो और समझना भी जानते हैं। तो इसमें 2 या 3 ही पूछा है, मतलब मिनिमम ऑप्शन होने चाहिए आपके 2। तो 2 लैंग्वेज तो ऑब्वियस सी बात है सभी को आती ही है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, विषय वस्तु, अवधारणा और विषय वस्तु, ये ऑप्शन में सही लग रहा है। सेकेंड है विषय वस्तु और उपयोगी तो नेगेटिव है, कुछ फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। अवधारणा और शब्दावली और विषय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये है हमारा जो भी अप्रोप्रिएट आंसर बैठ रहा है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, अवधारणा और विषय वस्तु। तो ये होता है आपका पेपर कंप्लीट, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर फर्स्ट था ये। पेपर सेकंड मैंने करा दिया है, तो दिसंबर 2019 के आपके हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।